हेलो बच्चों। आज ठोस अवस्था में हमारा नया टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण, या हम कह लें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कंडक्टर्स, जिन्हें हम बोलेंगे चालक। नॉन कंडक्टर्स, जिन्हें हम बोलेंगे कुचालक। सेमी कंडक्टर्स, जिन्हें हम बोलेंगे अर्धचालक। और यहाँ पर हमें देखना है कि जो चालक हैं, चालक का जो चालकता प्रास होता है वो होता है 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर्स, जबकि कुचालक में यह प्रास है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। और जबकि ये अर्धचालक में चालकता प्रास जो है 10⁻⁻6 से 10⁴ पर ओम पर मीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है। ताप बढ़ाने पर कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है या जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो घटती है। और कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं? धातुएं होती हैं। कंडक्टर गुड कंडक्टर्स धातु क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? क्योंकि उसमें सी और फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं नॉन कंडक्टर्स क्या हैं। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ये आपके नॉन कंडक्टर्स हैं। इसमें जो चालकता प्रास होगा वो वेरी पुअर, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर, वेरी पुअर। और जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें ये नियर अबाउट बहुत न्यून, हम कह रहे हैं बहुत कम चालकता होती है, बहुत स्लो रेट ऑफ कंडक्टिविटी इसमें होती हैं। और लेकिन अगर इसको हम हीट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शून्य, कोई चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर ये बढ़ जाती है। तो अर्धचालक जैसे हम सिलिका, इंडियम, जर्मेनियम, ये बहुत अच्छे अर्धचालक का काम हमारे करते हैं। अब बात करते हैं धातु में विद्युत चलन होता कैसे है। इसके लिए एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को हम बोलते हैं बैंड सिद्धांत या बैंड थ्योरी। तो धातु में विद्युत चालन या विद्युत चलन इलेक्ट्रॉन्स के गमन से होता है। तो विद्युत चलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है। हम कह रहे हैं कि धातुएं अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इस वजह से धातु क्या होता है? अच्छे चालक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के गमन से होता है। धातु में विद्युत चालकता को बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी से समझाया जा सकता है। और ये देखिए बैंड थ्योरी से इसको हम समझाएंगे। ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है। और इस डायग्राम से पहले हम थोड़ा सा माइंड में ले आएँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो प्रकार के, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। मीन्स वही चीज़ हम यहाँ पे देखें। जैसे पहले कंडक्शन बैंड की बात करें, कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये है आपका बैलेंस बैंड, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स, हम कह लें बैलेंस बैंड है तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है सपोज। कंडक्शन बैंड का एम्पिटी आपको दिख रहा है। तो इस केस में क्या होता है? बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत ईजिली क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, बहुत ईजिली ओवरलैप करते हैं कह लें हम, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में। यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग दिखा रखी है। यहाँ तक था, यहाँ देखिए ओवरलैपिंग हो रही है, ऊपर को आपकी कंडक्शन बढ़ रही है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अतिव्यापित बैंड इसको हम कह सकते हैं। ये धातु के केस में आपको मिलेगा। किसी केस में? धातु के केस में। अब बात करते हैं इंसुलेटर, कुचालक, नॉन कंडक्टर हम कह लें। तो इसमें देखिए, लेकिन इसमें जो बैंड होते हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड या रिक्त बैंड जो भी कह लें, इनमें बहुत बड़ा गैप होता है इन दो बैंडों के बीच। मीन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है, अतिरिक्त ऊर्जा का अंतर हो जाता है, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ रिक्त बैंड में या बैलेंस कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपके क्या होते हैं?
इसमें चालकता नहीं आ पाती है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, सूखी लकड़ी है। तो ये जो अधातु हैं, अधातु भी कह सकता है, धातु में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं आती है। तो ये हो गया आपका इंसुलेटर, या हम कह सकते हैं इसको कुचालक, विद्युत का कुचालक। अब बात करते हैं अर्धचालक। ये देखिए अर्धचालक। अर्धचालक में ये जो गैप है, देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये गैप क्या है, वेरी स्मॉल, hence that can sum of rising temperature it can easy can jump electron to valence band to कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर 0 डिग्री पे है तब तो पॉसिबल नहीं है, जैसे ही 0 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, बहुत कम है, कम अंतर है। तो तब इसमें क्या होती है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, पास हो जाती है। बहुत हाई रेट की तो नहीं होती, लेकिन बहुत स्मॉल रेट की हो जाती है। अब बात करते हैं अर्धचालकों में विद्युत चलन। अर्धचालकों में विद्युत चलन, अर्धचालकों में मीन्स सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है या होती है, तो कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, अर्धचालक क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चंस उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसको जब आप नोट्स बनाइएगा तो इसको मैं बड़े शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। जर्मेनियम एंड सिलिकन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल एग्जाम्पल्स। जर्मेनियम और सिलिकन के मोस्टली क्रिस्टल्स बनते हैं, सॉरी सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो ये कॉमर्शियली बनते हैं, बहुत अगर सौर ऊर्जा में कह लें, कई जगह इनका उपयोग है, अभी बाद में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इनके बैंड्स के बीच कम ऊर्जा अंतर होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और अल्प चालकता दिखाते हैं। अल्प चालकता ये दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से मैं डिवाइड कर दिया इनको, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ। क्या कह लें, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, या एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पे देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन धनी हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। ये सिलिकन्स का क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सिलिकन का क्रिस्टल। सिलिकन के क्रिस्टल में देखिए हमें पता है सिलिकन 14 ग्रुप में आता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 1 2 3 4। तो सिलिकन से तो एक इसमें इम्प्योरिटी अशुद्धि किसकी आ गई, इसमें डोपिंग किसकी, डोपिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए, फॉस्फोरस 15 ग्रुप। 14वें ग्रुप के क्रिस्टल्स में अशुद्धि मिला दी हमने फॉस्फोरस की, जो 15 ग्रुप का है, जिसकी वैलेंसी कितनी है 5, जबकि सिलिकन की वैलेंसी कितनी थी 4। तो सिलिकन की जगह इसने ली तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रह गया मुक्त, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया, इसमें दिखा रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से अब इसमें कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने जितने इसमें फास्फोरस के डोपिंग होगी उतनी इतनी इसकी चालकता होगी। और चालकता के लिए हमें विद्युत चलन के लिए हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री आयन चाहिए, जो यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसको बोल रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एन फॉर अब नेगेटिव आयन, यहाँ पे याद करने के लिए क्या रखेंगे, नेगेटिव आयंस की अधिकता, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब लोअर ग्रुप मीन 14वें ग्रुप में 15वें ग्रुप की डोपिंग होगी, या 13वें ग्रुप में 14वें ग्रुप की डोपिंग होगी, तब जाके आपको क्या बन सकता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन सकता है। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी फॉर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ जिसमें होंगी। अब देखिए इसमें भी सिलिकन का ही ले लिया मैंने उदाहरण, और इसमें जो डोपिंग कराई है मैंने इंडियम 13वें ग्रुप, हमने क्या ले लिया, 13वें ग्रुप का ले लिया, इससे नीचे वाले ग्रुप को ले लिया। तो नीचे वाले ग्रुप में इंडियम की वैलेंसी कितनी है 3, जबकि इसकी कितनी है 4। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी। तो एक पॉजिटिव छिद्र बन जाएगा, क्योंकि वैलेंसी 4 थी और हमें पे केवल 3 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व ने डोपिंग करी, तो एक क्या रह गया, छिद्र। तो छिद्र कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पॉजिटिव टाइप, पी फॉर टॉप पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव छिद्र हो गया, जिसकी वजह से क्या होगी,
कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बन गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को संयुक्त करके हम क्या बनाते हैं, एनपी जंक्शन बनाए जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ट्रांजिस्टर जिसे हम बोलते हैं एनपीएन एंड पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टर रेडियो या श्रव्य संकेतों की पहचान के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर ऊर्जा सेल का उपयोग किया जाता है, जो एक फोटोडायोड है, इसका उपयोग हो गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयुक्ता 4 है, परंतु वर्ग 13 व 15 या 12 व 16 से सम्मिश्रण से अर्धचालक तैयार किए जाते हैं, जो बोले डोपिंग। तो छोटे ग्रुप से बड़े ग्रुप, बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप के तत्वों में जब हम डोपिंग कराते हैं तो क्या बनते हैं, अर्धचालक। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एन टाइप पी टाइप को एक बार और आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर जो एन टाइप जैसे आपका सेमीकंडक्टर बन जाता है तो अगर उसको हम एनोड और कैथोड से जोड़ देते हैं तो एन टाइप में नेगेटिव आयंस की अधिकता होगी, तो नेगेटिव आयंस कहाँ को मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। और पी टाइप में पॉजिटिव आयंस कहाँ को मूव करेंगे, टुवर्ड्स कैथोड। तो ये एन टाइप पी टाइप को आप कैथोड और एनोड से जोड़ के भी हम ऐसे शो कर सकते हैं। और इसको डिटेल्स नोट्स आप किस में बनाएंगे, बुक्स में देख के अच्छे नोट्स तैयार करेंगे। अब बात करते हैं ठोसू के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। दूसरा गुण क्या है ठोसू का, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण के आधार पर ठोसू को 5 भागों में बांटा जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं अनुचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस, लौहचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस, फेरोचुंबकीय ठोस। अब ये जो चुंबकीय में हम चुंबकीय गुण कह रहे हैं ठोसू का, तो ठोसू में चुंबकीय गुण की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की गति करता है, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति जिसे हम बोलते हैं, नाभिक के चारों ओर ये दिखा रखा है, और स्वयं के अक्ष अपनी ओन एक्सिस में चक्रण, स्पिन, और एक अपने ओन एक्सिस में चक्रण करता है। ये हमने शो कर रखा है यहाँ पे। और इसके पहले क्या लगता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण बल या चुंबकीय गुण इसमें क्या होता है, उत्पन्न होता है। उपयुक्त दोनों गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन क्रमशः अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, ये चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या ओन एक्सिस में करता है, और अक्षीय चुंबकीय आघूर्ण इसमें क्या होता है, संयुक्त रहता है। किसमें, किसी भी परमाणु में। इस चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटन इकाई में मापा जाता है, जिसे म्यूबियम भी कहते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण का जो परिमाण होता है बहुत कम होता है, और इसी गुणों के आधार पर इसको हम किसमें कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। पहला है अनुचुंबकीय ठोस, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, वे अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। यह गुण अनुचुंबकन या पैरामैग्नेटिज्म कहलाता है, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो जिस ठोस में क्या होंगे, आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डेफिनेट मैग्नेटिक फील्ड, जो अगर हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड उसमें लगाते हैं, वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय गुण खो देते हैं, अथवा इनमें चुंबकीय गुण अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोबाल्ट है, निकिल है, आयरन है, सब में क्या है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम ऑक्साइड है, तो सब में क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं सेकंड, प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिज्म सॉलिड। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा क्यों, तो इस केस में उस ठोस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये क्या करते हैं, अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इसमें लगाते हैं
तो ये प्रतिकर्षण करता है उसको, क्योंकि इसमें सारे जो ऐसे सॉलिड हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या इसके सॉलिड NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, तो इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलते हैं। इसलिए क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिष्ठित करते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय ठोस। अब तीसरा है लौह चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं, और उनका यह गुण लौह चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थायी गुण ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं इससे, अथवा इससे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। ठोस अवस्था में लौह चुंबक पदार्थ के अधातु आयन छोटे खंडों एक साथ सामूहिक हो जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं, और प्रत्येक डोमेन में एक छोटा चुंबक के समान व्यवहार करता है, और चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में ये डोमेन ठोस में नियमित रूप से अविन्यसित रहते हैं। तो इसमें परमानेंट मैग्नेट आपका बन जाता है किसमें, लौह चुंबकत्व में, और ये प्रबल रूप से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होंगे आपके, मेरे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमिक ऑक्साइड है, जो स्थायी चुंबक बनाते हैं। औद्योगिक रूप से इसका उपयोग करा जाता है, जैसे कैसेट का टेप, अब तो कैसेट आती नहीं है, कैसेट का टेप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है प्रति लौह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इन ठोसों की संरचना लौह चुंबक ठोसों के समान ही होती है। अनियमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अविन्यसित होते हैं। ये डोमेन्स मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, एक दूसरे के विपरीत, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक हाफ स्पिन पॉजिटिव का, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिज्म देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फेरोमैग्नेटिज्म का उदाहरण है। तो ये डायग्राम्स भी आप अपने नोट्स में बनाएंगे। ये फेरोमैग्नेटिज्म का है, देखिए सब अनियमित इलेक्ट्रॉन है, एक ही स्पिन वाले हैं, इसलिए। और जबकि फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, ये लौह प्रतिचुंबकीय हो गया। ये देखिए, इसमें उदाहरण आपका MnO2, क्रोमिक ऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड, जो प्रतिलौह चुंबकीय हैं। अब अंतिम है चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिज्म सॉलिड। इन ठोसों की संरचना लौह चुंबकीय पदार्थों के समान ही होती है, परंतु डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत परंतु असमान रहता है। यहाँ पे असमान है, देखिए डोमेन्स, दो ऊपर है एक नीचे है, दो ऊपर है एक नीचे है, मीन्स कहने की जो स्पिन है बराबर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। दो ऊपर है एक नीचे, दो ऊपर है एक नीचे, तो थोड़ा बहुत इसमें पैरामैग्नेटिज्म लगभग हम करेंगे है, जिसको बोले फेरोमैग्नेटिज्म। तो इसमें इसके उदाहरण हमारे पास मैग्नेटाइट है, फेरेटाइट इसके बेस्ट उदाहरण है। तो ये इसके उदाहरण है। चुंबकीय ठोसों के चुंबकीय गुण पर ताप का प्रभाव विशेष ठोस के गुणों पर ताप का प्रभाव पड़ता है। उच्च ताप पर लौह चुंबकीय, फेरोचुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय ठोस अन्य चुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। ये हमको ध्यान रखना है, जिसमें डोमेन कम ज़्यादा होते हैं। तो ये सब जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये चुंबकीय द्रव काम कर लें, चुंबकीय ओर आकर्षित हो जाते हैं, अन्य चुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, आज का टॉपिक भी यहीं पे मेरा समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक्स कल हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़ा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का देखेंगे, उसके बाद हम परसों से नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।